तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष मिश्रा आ गया हूँ आपके लिए नया वीडियो लेकर, जो कि है रिलेटिव मोशन। जैसे पिछले दो वीडियोस में हमने बात की मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर, कि हमने स्टार्टिंग के वीडियो में ये देखा था कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन किस तरीके से काम करता है। वैसे ही हमने दूसरे वीडियो में काइनेमेटिकल इक्वेशन निकालने की कोशिश की कैलकुलस मेथड से। वैसे ही जैसे कि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि हमारा नया वीडियो रिलेटिव मोशन के बारे में होगा। जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है जेईई और नीट के लिए, ज़्यादातर क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से ही कवर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। हम थोड़ा सा रिलेटिव मोशन को समझते हैं कि रिलेटिव मोशन होता क्या है और काम कैसे करता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में, कुछ ट्रेन्स और व्हीकल्स के एग्जांपल लेकर, तो वही हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जनरली दो अलग अलग व्हीकल्स देख रहे हैं। एक ये बस है और एक ये दूसरी बस है। अब दोनों बसेस का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की तरफ है। इसका मतलब ये होगा कि जब हम इस बस की बात करेंगे, तो अगर हम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो इसका वेलोसिटी इस तरफ है। वेलोसिटी कुछ भी हो, लेकिन इसका वेलोसिटी इस तरफ है, तो हम ये मान लेते हैं, सपोज ये रेड बस है तो ये VR हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इस बस की बात करते हैं तो इस बस का वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इस बस को हम VY मान लेते हैं। ठीक है, VY मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर ये बस एक दूसरे की तरफ आती है, कि जैसे हम इसे एक क्वाड्रेंट में अगर समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। ठीक, तो अगर X एक्सिस पर ही एक तरफ से दोनों चीज़ें आ रही हैं, एक पॉजिटिव X है और एक निगेटिव X है, इसका मतलब इन दोनों का जो वेलोसिटी है ये इस तरीके से काम करेगा कि जो नेट वेलोसिटी हम निकालने की कोशिश करेंगे वो नेट वेलोसिटी हो जाएगा VR माइनस VY। इसका मतलब ये है कि नेट वेलोसिटी जो विथ रिस्पेक्ट टू ये रेड बस है, मतलब जैसे कि हम लिख सकते हैं VRY, इसके लिए हम लिखेंगे VR प्लस VY। अगर हम वैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू Y के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, जो येलो बस है, वहाँ पर थोड़ा बहुत ये अपने आप चेंज हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा कि अगर इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो अब ये निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब अगर हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा VR, जो कि होगा, हम देखते हैं यहाँ पर लिखें कि अगर हम V नेट निकालने की कोशिश करेंगे इसकी वजह से, तो यहाँ पर क्योंकि रेड बस पहले था और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब यहाँ पे VY जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि हम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चलेंगे, तो ये VY ऐसा हो जाएगा। और अगर हम VR की बात करते हैं तो वो निगेटिव है, तो दैट इज निगेटिव ऑफ माइनस VR। तो ये चेंज होके ये भी हो जाएगा कि VYR जो है दैट इज ऑल्सो VY प्लस VR। इसका मतलब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर किस रिलेटिव मोशन में किसी भी दो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे की तरफ होता है, तो हम नेट वेलोसिटी को ऐड करेंगे। जो टोटल वेलोसिटीज होंगी वो दोनों का एडिशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम इस दोनों के डायरेक्शन को अगर एक दूसरे से अपोजिट करते हैं, इसका मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था कि अगर ये बस यहाँ से और ये बस यहाँ से एक ही पॉइंट पर आ रही है, तो इन दोनों के लिए जो नेट वेलोसिटी होगा वो दोनों का एडिशन होगा। लेकिन अगर एक बस इस तरफ जा रही है और दूसरी बस भी इसी तरफ जा रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो दोनों थे वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे मेजर कंफ्यूजन यही इसी बात का होता है। और ये प्लस माइनस उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम देखेंगे कि जब दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है, इसका मतलब दोनों का जो मोशन होगा वो एक दूसरे से पीछे, और जैसे हम अप्रोच और रिसीड्स कहते हैं, तो ये जो मोशन है वो अप्रोच का है, ठीक है, और रिसीड का मतलब होता है एक जगह से दूर जाना।
तो यहाँ पर जो पहला वाला एग्जाम्पल है हमारा कि जो दोनों का मोशन एक दूसरे की अपोजिट होगा, अप्रोच और रिसीड उसी के लिए काम करता है। देखिए जैसे अगर हम अप्रोच के लिए लिखना चाहते हैं तो अप्रोच का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर एक लाइन है, कोई चीज़ यहाँ से आ रही है और कोई चीज़ यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे हमारा जो वी नेट था वो इस V1 और इस V2 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और रिसीड का मतलब भी यही होता है कि रिसीड का मतलब है कि एक व्हीकल यहाँ जा रही है और एक व्हीकल यहाँ जा रही है। अब यहाँ पर भी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट ही है उन दोनों का, तो इस केस में भी जो हमारा नेट वेलोसिटी होगा, वो जो नेट होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर ही होगा। अब ये अप्रोच और रिसीड्स के लिए तो दोनों कंडीशन एक जैसे ही हो जाते हैं, तो ये बस वेरिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको उसमें और भी बेहतर तरीके से समझ आएगा कि अप्रोच और रिसीड ठीक तरीके से काम कैसे करता है, क्योंकि ये बस एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक नया वर्डिंग्स है, लेकिन इन दोनों के लिए कंडीशन एक जैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटीज जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि अगर वेलोसिटी इन दोनों के अपोजिट था अभी, अब अगर जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है एक की तरफ एक है, जैसे एक बस चल रही है उसके पीछे दूसरी बस चल रही है, तो वो कैसा हो जाएगा कि एक बस यहाँ है और दूसरी बस यहाँ है, तो इसका जो वेलोसिटी है V1 और इसका जो वेलोसिटी है V2, अगर इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम बात करेंगे, सपोज ये Vy है और ये Vr है, अगर इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम बात करेंगे तो Vy जो है वो हो जाएगा V1 माइनस V2, और जब हम Vr की बात करेंगे तो Vr हो जाएगा हमारा V2 माइनस V1। इसका मतलब इन दोनों का आंसर एक जैसा ही आने वाला है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से एक पॉजिटिव आ सकता है, एक निगेटिव आ सकता है। जैसे कि हमने पिछली बार एक एग्जांपल देखा था लास्ट वीडियो में कि हम वहाँ पर ट्रेन के पैसेंजर्स और जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स हैं उसके बीच में कंपैरिजन कर रहे थे कि रिलेटिव मोशन में जो वो पैसेंजर है उसे ये लग रहा है कि ट्रेन तो चली जा रही है और उसके साथ जो उनके पैसेंजर है वो भी चले जा रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर ट्रेन में जो दो पैसेंजर बैठे हैं उसमें से जो वो पैसेंजर एक दूसरे को जब देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो बिल्कुल मोशन में नहीं है। इसका मतलब उन दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उनकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन जो ग्राउंड पर होगा उसके जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से उनकी वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर ही बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये एक आसान सा एग्जाम्पल था रिलेटिव मोशन को समझने के लिए। हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे आगे की तरफ, जब आपको रिलेटिव मोशन के लिए, जैसे कि हमने पिछली बार एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका था लीनियर मोशन में, वैसे ही कुछ और दूसरे न्यूमेरिकल हो सकते हैं जहां पर हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को नापने की कोशिश करेंगे। जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ही होते हैं, तो क्योंकि ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है तो ये मोशन इन 1D है, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन भी 1 डायमेंशनल होगा। और जब हम मोशन इन अ प्लेन देखेंगे आगे वाले वीडियोस में तो हम वहाँ पे फिर रिलेटिव मोशन देखेंगे, लेकिन वहाँ पर वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। आइए हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक से। तो प्रीवियस टॉपिक्स में जैसे हमने देखा था कि जो हमारा प्रीवियस टॉपिक्स था वो प्रीवियस टॉपिक था हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। तो उसमें हमने ये देखा था कि हमारा ये जैसे कि आप ग्राफ देख सकते हैं कि वेलोसिटी और डिस्टेंस वाला ग्राफ हमने देखा था एक्सेलरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ये ग्राफ है वो है डिस्टेंस और टाइम का। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो NCERT में है और एम्स 2008 में पूछा गया है। एम्स 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एम्स 2008 में देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए कि अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला था, जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज वो जाकर देखिए। अगर वो आप देख चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एम्स 2008 में पूछा गया है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो सीधा 4 नंबर आपके बढ़ जाएंगे।
अब देखिए, तो पार्टिकल शोज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पिछली बार हमने भी एक कर्व्ड ग्राफ बनाया था, जैसे कि आपको याद होगा, जहां पर हमने डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटीज और टाइम को रिलेट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि A, B, C, D। क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ है, इसका मतलब ये वेलोसिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो लगेगा V इज इक्वल्स टू ds डिवाइड बाई dt का, क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। क्योंकि ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई खास दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई खास वैल्यूज़ नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ तक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की है, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहीं पर ज़्यादा हो सकती है जहाँ पर हमारा स्लोप मैक्सिमम आए, और स्लोप मैक्सिमम तभी हो सकता है जब वो एक लीनियर लाइन हो। भले ही वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो एक दूसरी कंडीशन हो जाएगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर ये एक लीनियर लाइन नहीं है, थोड़ा एक्सेलरेटेड दिखा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी फ्रॉम अ पॉइंट बढ़ तो रही है, लेकिन पॉइंट बी पर जाने के बाद वो थोड़ी सी कम होने लगी है। उसका जो रेट ऑफ इंक्रीजन था वो बंद हो गया है। अब देख सकते हैं बी से पॉइंट सी तक लाइन एकदम लीनियर है, और उसके बाद डी पर ये डीसेलेरेट हो रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस अब जो है या तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ से, या तो ये सैचुरेट हो जाएगा, मतलब रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लीनियर लाइन है, यहीं पर सबसे मैक्सिमम स्लोप आएगा, इसीलिए इस पॉइंट सी पर आपका मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 2, जो सी वाला पॉइंट है वो। अब जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये भी एक ग्राफ को ही शो करता है। आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, रिलेटिव मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन के लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे कि पिछली बार हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ देखा था, तो वो वेलोसिटी को ही शो कर रहा था। ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी को ही शो करेगा। तो आप क्वेश्चन पढ़िए। ये जो क्वेश्चन है ये एम्स 2004 में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। तो आप देख रहे हैं एक पार्टिकल है जो पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही ढूंढने बोला है, लेकिन यहाँ पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं ढूंढना है, यहाँ पर हमें निगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढना है। तो जैसे कि मैंने ग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया था कि निगेटिव स्लोप तभी ही हो सकता है जब कोई पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ हो। तो इस वाले ग्राफ के लिए आपका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट ई है, यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो निगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा निगेटिव। मतलब यहाँ पर जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम निगेटिव होगा क्योंकि ये लीनियर था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जब हम पॉजिटिव मैक्सिमम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लीनियर दिख रहा है, तो हो सकता है कि पॉइंट एफ के बाद ये लीनियर हो जाए, तो यहाँ पर मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखने के लिए हमें मिले। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें बस पूछा है कि निगेटिव किस पॉइंट पर है, तो क्योंकि ई जो है उसका स्लोप निगेटिव है, इसी वजह से यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4th वाला, क्योंकि यहाँ पर ई है। होप आप सबको अच्छा लग रहा है वीडियो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला आया था जो था x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5t स्क्वायर के बाद माइनस है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन देख रहे हैं। अब निगेटिव एक्सेलरेशन का सबसे पहला मतलब ये हो जाएगा कि हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर स्लोप निगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ABCD, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो स्लोप उनमें निगेटिव है, भले ही अलग अलग तरीक़ों से आया हो,
लेकिन स्लोप नेगेटिव है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से जो ग्राफ है वो जीरो की तरफ बढ़ी है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू से वो ग्राफ जीरो तक बढ़ी है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को इससे रिलेट करके देखते हैं। x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट का मतलब यही होता है कि हम यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ढूंढना चाहते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा वही होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंड पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। जितने भी ग्राफ हैं वो हमारे एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा x, वहां पे 2 प्लस में है तो -2 इज इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर 5 यूज किया है, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन जो हमारा यूज किया है वो है a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि नॉर्मली ग्रेविटी होता है। क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर ऊपर से नीचे नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पर हम रिटार्डेशन देख रहे हैं क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो पहले पॉजिटिव थी अब वो धीरे धीरे जीरो की तरफ हो गई है। यहाँ पर एक और कंडीशन होता है जब ये जीरो के नीचे भी जा सकती है, जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी खराब हो जाए और आप स्लोप पर हो तो आपकी गाड़ी पीछे की तरफ सरकना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर वो हो जाएगा कि अब वो माइनस डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है। फिलहाल हमारा ग्राफ वो शो नहीं कर रहा है। देखिए अगर ये ग्राफ हम इस तरीके से देखते हैं तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u, और ये हमारा 5 जो है इससे हमने कैलकुलेट किया कि हमारा एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है वो 10 से शुरू होना चाहिए क्योंकि हमारा इनिशियल वेलोसिटी 10 है। यहाँ पर जितने भी ग्राफ हैं सब 20 से शुरू हो रहे हैं, सिर्फ एक ही ग्राफ है जो 10 से शुरू हो रहा है। तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी का इक्वेशन आप नहीं भी देखेंगे तो दैट इज इनफ फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर u इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये आपका सही आंसर है, यहीं आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इसी ग्राफ बेस्ड होगा। पहले हम ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन खत्म करते हैं, उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड हो। आप देख सकते हैं ये एक नया ग्राफ है, ऐसे ग्राफ हमने पहले देखे नहीं थे अलग अलग जगह। हमने नॉर्मली ग्राफ देखा था जब पॉजिटिव या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर द बॉडी इन अ मोशन। यहां पर क्योंकि मोशन की बात हो रही है, इन्होंने ये नहीं कहा है कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं, तो हम यहाँ पे कोई भी मोशन देख सकते हैं, पॉजिटिव कह रहा हूं मैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या फिर एक सर्कुलर मोशन। क्योंकि आप यहाँ पे एक ग्राफ सर्कल का देख रहे हैं इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी और टाइम का है। तो यहाँ पे जितने भी ग्राफ हैं वो वेलोसिटी टाइम वाले हैं, मतलब ये सब ग्राफ एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप किसी गाड़ी तो सब नहीं चलाई होगी, किसी गाड़ी को अगर हम एक्सेलरेट करें तो उसकी स्पीड बढ़ती है, तुरंत ही नहीं बढ़ती लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन आप कभी भी निगेटिव टाइम में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये होगा कि एक ही टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट 2 पोजीशन पर नहीं रह सकता है। यहाँ पर जितने भी ग्राफ हैं उसमें जो ये वाला ग्राफ है ये शो कर रहा है कि एक इस टाइम पर और इस टाइम पर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में निगेटिव टाइम यूज़ किया है उसने। क्योंकि ये निगेटिव टाइम यूज़ कर रहा है इसी वजह से ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। एग्जैक्टली ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव टाइम दिख रहा है, कि यहाँ पर जो टाइम है एक आर्बिट्रेरी नंबर हम ले सकते हैं, सपोज वो 4 था, अब वो डिक्रीज होकर यहाँ पे सपोज 2 हो गया है। और हमने पहले ये डिस्कस किया था सब कुछ निगेटिव हो सकता है लेकिन हम टाइम को निगेटिव नहीं कर सकते, वो बस एक कंडीशन है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती। इसी वजह से जो ये मोशन ऑफ ग्राफ है ये रियलिस्टिक नहीं होगा। ये जो मोशन ऑफ ग्राफ है ये भी रियलिस्टिक नहीं होगा। और ये जो मोशन ऑफ ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि
निगेटिव टाइम दिख रहा है, इस पोजीशन पर आने के बाद फिर वापस आया है वो, मतलब ये भी एक अनरियलिस्टिक ग्राफ है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, 2 डायमेंशन हो, जो कि हम अगले वीडियोस में देखेंगे, और उसके बाद या फिर लॉ ऑफ मोशन को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम टाइम को कभी भी निगेटिव नहीं ले जा सकते हैं। इसका मतलब बस यही एक ग्राफ है जो रियलिस्टिक हो सकता है एक मोशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पॉजिटिव है, यहाँ पर भी टाइम पॉजिटिव है और यहाँ पर भी, मतलब मोशन 1 डायमेंशनल है और वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, इसमें डिफरेंट पॉइंट पर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन हो रहा है, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, लेकिन ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। और ये सब सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंडीशन है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूमेरिकल में भी हमें डिफरेंट कंडीशंस देते हैं, जहां पर हमें t = -5 या -10 पे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक्सेलरेशन के लिए एक ग्राफ देखा था कि एक यहाँ पर एक इंटरसेप्ट बना सकता है वो, अगर वो 0 एक्सेलरेशन के बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन में जाने की कोशिश करे तो। वैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन तो यहीं पर है, यहाँ पर आकर वेलोसिटी हमारा 0 हो जाता है और उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव में होती है। एक्सेलरेशन जो है हो सकता है वो बढ़े या कांस्टेंट रहे, डिपेंड करता है ग्राफ देख के। ग्राफ का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। अगर आप जेईई मेंस, नीट या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो लॉज ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये ग्राफ इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अगर कहीं से न्यूमेरिकल्स आएंगे जेईई मेंस में तो हो सकता है वो ग्राफ से आए या रिलेटिव मोशन से आए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटिव मोशन के, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। देखते हैं। देखिए, जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि 2 लोकोमोटिव ईच ऑफ 5 मीटर लॉन्ग pull a train of 5 and 9 wagons respectively. Each wagon is 8 meters long. Both the train are moving in opposite direction with constant speed of 80 kilometers per hour and 65 kilometers per hour respectively. What is the time of crossing? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमें इस किलोमीटर्स पर आवर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट मेंटेन करेंगे। जनरली अगर आपको किलोमीटर्स पर आवर में आंसर निकालना है मैं वो भी दिखा दूंगा, बट जनरली जेईई मेंस में वो प्रिफर करते हैं कि आप एसआई यूनिट यूज़ करें। देखिए, सबसे पहले ये दोनों ट्रेन जो हैं यहाँ पर लिखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमने बात की थी कि अपोजिट डायरेक्शन में जब वो होता है तो भले ही वो अप्रोच कर रहा हो या रिसीड कर रहा हो, वहाँ पर होगा क्या कि आपकी जो इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी वो ऐड होना शुरू हो जाएगी। वैसे हमें पूछा है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, कितना समय लगेगा उन दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पास करने के लिए। हम एक डायग्राम बना लेते हैं। 2 लोकोमोटिव है जिसका लेंथ जो है वो 5 मीटर का है और उसमें वैगॉन्स हैं। ट्रेन में तो सभी लोग बैठे होंगे, वैगॉन का मतलब जो पीछे के बोगीज या कोचेज होते हैं उसे हम वैगन कहते हैं, जो फ्रेट ट्रेन्स में होते हैं। देखिए, ये एक लोकोमोटिव है जो कि 5 मीटर लंबा है। इसमें 5 अलग अलग वेगन्स हैं। अब 5 अलग अलग वेगन्स के लेंथ कितना दिया है कि जो 5 मीटर लॉन्ग है उसमें से एक ट्रेन में 5 वेगन है और दूसरे में 9 वेगन्स हैं, और वेगन का जो लेंथ है वो है 8 मीटर का। अब ये हो जाएगा 8। ऐसे ही हम एक दूसरे ट्रेन के लिए भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब हम ट्रेन ए जिसके पास 5 वेगन्स हैं और ट्रेन बी जिसके पास 9 वेगन्स हैं, उनका पहले हमें टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो लेंथ L1, मैं L1 लिखता हूँ T1 के लिए। L1 क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन T1, लोकोमोटिव ऑफ 5 प्लस वेगन्स कितने हैं? 5, तो 5 × 8।
8 5 40 और 5 + 40 हो जाएगा हमारा 45 मीटर्स। क्योंकि हम लेंथ मीटर में ले रहे हैं तो हमें स्पीड को कंसीडर करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड के लिए। और वैसे ही अगर हम L2 देखते हैं तो हमारा जो L2 है वो L2 क्या हो जाएगा, L2 हमारा हो जाएगा 5 + 9 × 8, क्योंकि उसके पास 9 वैगन्स हैं। तो 8 9 72 और +5 77 मीटर्स। अब हम दोनों के स्पीड को कैलकुलेट करेंगे मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से। अगर हम ट्रेन 1 का स्पीड S1 लें तो वो है 80 km/h और ट्रेन B का जो स्पीड है वो है 65 km/h। तो अगर हम S1 लेते हैं तो S1 हमारा हो जाएगा 80। आई होप सबको पता होगा, अगर हम मीटर से किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं, और जब हम किलोमीटर से मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए एक रिजॉल्व फैक्टर भी होता है, मैं दिखाता हूँ आपको रिजॉल्व फैक्टर होगा कैसे। अगर आप किलोमीटर्स की बात करते हैं तो जब किलोमीटर से कोई चीज़ km/h से कोई चीज़ मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट की जाएगी तो हम ये करेंगे कि किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर्स होते हैं, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, वो होता है 60 × 60, क्योंकि 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 × 3600, और ये अब कटा के हो जाएगा 0 0 कट जाएगा और ये बचेगा 5 और ये बचेगा 18। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिजॉल्व फैक्टर है जो किलोमीटर से आवर में किसी चीज़ को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा वो है 5/18। आई होप सबने ये लिख लिया होगा। अब हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर ये जो 80 है S1 के लिए, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 के साथ। 18 का टेबल सबको आता ही होगा। अब 18 और 80 को हम डिवाइड करेंगे तो 18 5 होता है 90, यहाँ पर हमें दिया है 80, तो हम यहाँ पर 4 यूज़ कर सकते हैं। 4 हो जाएगा 40 और 8 4 32, मतलब यहाँ पर हमें मिल जाएगा 72, और ये हो जाएगा 8 फिर 0.0 अगेन 4 और 4, मतलब हमें ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देखने को मिल रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली 4.45 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास होगा। वैसे ही हम यहाँ पर S2 कंसीडर कर लेंगे, जो कि होगा, जैसे आप देख रहे हैं S2 के लिए स्पीड जो है यहाँ पे 65 दी हुई है, तो हम वैसे ही 65 × 5/18 करेंगे। अब हम 18 को 65 से डिवाइड करें तो हमें 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा। हम देख लेते हैं कि 18 और 65, अगर हम ये 3 कंसीडर करें तो 30 और 24, जो कि हो जाएगा 54, और यहाँ पर बचेगा 11। ठीक, अगर हम यहाँ पर 11 बचता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 पॉइंट हम यहाँ पे 0 यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 110। इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 3.06 के आसपास होगा। अगर ये 3.06 के आसपास होता है तो हम इसे फ़िलहाल कंसीडर कर लेते हैं कि ये 3 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास है। तो हमें इस कंडीशन में L1 मिल गया जो कि 77 है, और सॉरी 45 है, L2 मिल गया जो कि 77 है, S1 4.45 और S2 3 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर रिलेटिव वाला कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे की कंडीशन में जा रहे हैं, एक दूसरे से कंडीशन में एक दूसरे के आमने सामने हैं, या फिर हमें ये कहा गया है कि वो अपोजिट हैं। तो जब वो सामने से आएंगे और एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, सामने से आकर जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे तो हम ये कंडीशन रखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारा जो इफेक्टिव वेलोसिटी है
वो ऐड हो जाएगा। तो हम ऐसा लिखते हैं कि जो हमारा S है, S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 होगा, जो कि हो जाता है 4.45 प्लस 3, जो कि हो जाएगा 7.45 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारा S का वैल्यू है इफेक्टिव S के लिए। और जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा वो हम क्या करेंगे, दोनों लेंथ को ऐड करेंगे, क्योंकि ट्रेन जब आपस में क्रॉस करेगी तो उसके लोकोमोटिव के क्रॉस करने के बाद उसके जो वैगन्स है वो तो बचे ही होंगे, उनको भी क्रॉस करना है। इसका मतलब जो टोटल लेंथ होगा वो दोनों ट्रेन्स के लेंथ के सम के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ भी देख लेंगे, जो कि है L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 45 प्लस 77 और 45 कितना होता है, 77 प्लस 5 82, और अगर हम उसमें 40 जोड़ें तो वो हो जाएगा 112। अगर हम यहाँ पर 112 मीटर यूज़ करते हैं सॉरी 112 मीटर्स यूज़ करते हैं, तो अब हम 112 को इस 7.45 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। हाँ सर, यहाँ पर 112 नहीं 122 मीटर आएगा, 122 मीटर्स। हम यहाँ पर अब इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ये स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमें टाइम चाहिए तो वो स्पीड इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू डिस्टेंस, तो 7.45 मल्टीप्लाई बाई 122। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 122 जो है वो हमारा मीटर्स है, 122 मीटर लंबा हमारा ट्रेन है, और उसे क्रॉस करने के लिए स्पीड जो है इफेक्टिव वो है 7.45। तो इसके लिए टाइम क्या लग सकता है, 7.5 से अप्रॉक्सीमेटली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और हो जाएगा 5 टू 10, 1 5 to 10 11 1 5 5 1 6 relate 7 to 14 1 15 1 7 to 7 8 0 5 11 1 9। इसका मतलब ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 915 सेकेंड्स। तो अगर ये अप्रॉक्सीमेटली 915 सेकेंड्स आ रहा है तो हम इसे मिनट में चेंज करेंगे, तो ये मिनट में ऑलमोस्ट हो जाएगा 915 डिवाइड बाय 60 सेकेंड्स। और इसे अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो रिजॉल्व करने के बाद ये चेंज होने वाला है। 916 को अगर हम डिवाइड करें 60 से तो 60 और 915, तो अगर हम 1 डालेंगे ये 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 315, 65 300 और ये बचेगा 15। उसके बाद अगर हम यहाँ पर पॉइंट यूज़ करें तो ये 0 हो जाएगा, और 62 1 2 0 और 30 फिर 0 और 5। इसका मतलब 15.25 सेकेंड्स। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 15.25 सेकेंड्स। इसका मतलब 15.25 सेकेंड लगेंगे इन दोनों ट्रेन्स को आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी एक रिलेटिव मोशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, और ये भी MSCET में 2011 में आया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सब क्वेश्चन किसी ना किसी स्टेट एंट्रेंस टेस्ट में आए थे, और जो स्टार्टिंग में जो ग्राफ था वो 2005 में JEE मेंस में पूछा गया था। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि a 25 मीटर एयरक्राफ्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 420 किलोमीटर्स पर आवर in the south direction, an eagle is flying due north direction above the aircraft with speed 10 meters per second. The time taken by the aircraft to cross the train is aircraft है यहाँ पर, ये एयरक्राफ्ट है। चलिए हम देखते हैं, ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है।
क्योंकि यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट है और एक ईगल दिया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मानना कि जैसे कि हम एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं जिसका कोई भी लेंथ नहीं होता है, वैसे ही उस एयरक्राफ्ट के हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में उस ईगल का कोई लेंथ नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है। तो हम कंसीडर करेंगे कि एयरक्राफ्ट का 25 मीटर लेंथ और ईगल जो है वो नेग्लिजिबल लेंथ है उसका। तो जो हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा इस कंडीशन में वो हो जाएगा L इज इक्वल्स टू 25 मीटर्स का, जो कि एयरक्राफ्ट का लेंथ है। इसे अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमारा स्पीड जो है एयरक्राफ्ट को वो दिया है 420 किलोमीटर्स पर आवर और ये है 10 मीटर्स पर सेकेंड। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमें रिजॉल्विंग फैक्टर पता है, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। देखिए कि यहाँ पर अगर किलोमीटर्स पर आवर दिया है 420 को, हम इसे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से क्योंकि 420 18 के टेबल में आता नहीं है, तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं 18 और ये 420। अगर हम 18 2 लेते हैं तो 18 2 कितना हो जाएगा, 8 8 16 और ये 20 36। तो 18 2 36 और ये बचेगा यहाँ पर 6 और 0। हम यहाँ पर और यूज़ कर सकते हैं 18 3 हमारा हो जाएगा 54 और बचेगा 6 और 0.0 और 333। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि ये 23.5 है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर जो हमारा जो S1 होगा स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट वो है 23.5 अप्रॉक्सीमेटली 23.5 मीटर्स पर सेकेंड। और जो हमारा S2 है ईगल का स्पीड वो दिया है 10 मीटर्स पर सेकेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डायरेक्शन तो बताया नहीं है, बट ये बताया है कि ये साउथ और ईगल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। आपको पता ही है अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऐड होती चली जाती है। तो हम यहाँ पर अगर इफेक्टिव वेलोसिटी लें तो S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 हो जाएगा, जो कि है 23.5 प्लस 10 और जो कि है 33.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इफेक्टिव वेलोसिटी होगा। अब यहीं पर अगर वो उसे एक ही डायरेक्शन में क्रॉस कर रही होती तो खैर इसका स्पीड तो बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, तो क्रॉस तो नहीं कर पाएगी वो उसे, हाँ लेकिन उसका पीछा ज़रूर कर सकती है। वैसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जब एक के पीछे एक ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करती है या अप्रोच करने की कोशिश करती है। खैर ये क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर हमें अब टाइम टेकन पूछा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था। तो अब यहाँ पर आपको लेंथ और स्पीड मिल ही गया है, तो टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू स्पीड हो जाएगा। और लेंथ कितना दिया है हमें 25 और हमारा स्पीड है 33.5। अगर हम 33.5 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 2 5 15, 17 1 5 15 1 16 और ये 2 5 10 0 1 3 6 7 3 6 7 5 7 3 1 7 1 8 9। तो यहाँ पर अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो है अप्रॉक्सीमेटली टी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 937.5 मिनट, सॉरी मैं कह रहा, हाँ ये सेकेंड्स में है क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ये मिनट में कन्वर्ट करना हो तो जैसे हमने लास्ट सब में किया था हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा टी अप्रॉक्सीमेटली 937.5 डिवाइड बाई 60 सेकेंड। और बच्चों ये अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये लगभग 10 मिनट के आसपास आ सकता है। खैर हम इसे देखते हैं कन्वर्ट करके एक्चुअली कितना होगा ये। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये है 937 डिवाइड बाई 60। 937 डिवाइड बाई 60 के लिए 60 1 60 और यहाँ पर बचेगा 33।
उसके बाद 7 अगर हम कंसीडर करें तो 65 ज़ा 300, 37 और 5। फिर अगर हम पॉइंट डालेंगे तो 5 ज़ा 300 और 75। फिर हमें पॉइंट डालने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 60 है। वैसे यहाँ पर हमें बचेगा 15 और हम 0 ले लेंगे और ये हो जाएगा 60, 2 ज़ा 120 और ये बचेगा 30 जो कि हो जाएगा 5 ज़ा। इसका मतलब आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 15.1525। हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 15.5 सेकेंड्स ही मानेंगे, तो लगभग 15.5 सेकेंड लगने वाले हैं इस ईगल को, इस एयरक्राफ्ट को क्रॉस करने के लिए। देखिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर हो सकता है कुछ अप्रोच के क्वेश्चंस हो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये अप्रोच का क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया है, कंडीशन ये है, जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि एक पैरेट है जो कार ए पर बैठा है और वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल कर रहा है कार ए। वैसे ही उसका वेलोसिटी दिया है 55 किलोमीटर्स पर आवर। तो हम लिख लेते हैं कार ए है तो उसके लिए वेलोसिटी है तो वी ए लिख लेते हैं। अगर हम वी ए को कंसीडर करें तो हमारा जो वी ए है वो हमारा वी ए हो जाएगा 55 किलोमीटर्स पर आवर, जिसे हम चेंज करेंगे मीटर्स पर सेकेंड में, तो 55 डिवाइड बाई 5/18। और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 18 डिवाइड बाई 55, 3 ज़ा 54 और 1 हम मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास है। दूसरा कार है बी जो कि हो जाएगा वी बी। इसका डायरेक्शन है नॉर्थ और इसका डायरेक्शन है, देख लेते हैं, इसका डायरेक्शन है साउथ। मतलब ये भी अपोजिट डायरेक्शन वाला ही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए when the distance between both the cars are 10 किलोमीटर। अब हमें ये बताया है कि दोनों कार के बीच में 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये एक कार है, कार ए, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर्स का। 10 किलोमीटर्स को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये 10,000 मीटर्स हो जाएंगे। और ये हमारा कार बी है, तो ये हो जाता है हमारा कार ए और ये हो जाता है हमारा कार बी। दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक तोता इस कार ए पर बैठा हुआ है। अब ये यहाँ से उड़ना शुरू करेगा और इस कार पर जाकर बैठेगा, फिर वहाँ से उड़ना शुरू करेगा और इस कार पर आकर बैठेगा। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये तोता कितनी बार यहाँ से वहाँ रोटेशन कर सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो तोता। देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। बर्ड जो है उसका वेलोसिटी दिया है 15 किलोमीटर पर आवर का। अगर 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है उसका, तो हम इसे मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो वैसे वी बी का स्पीड कितना है, वेलोसिटी ऑफ कार बी ऑफ सेम स्पीड बोला है, इसका मतलब ये भी 3 मीटर्स पर सेकेंड ही हो जाएगा। और जो बर्ड है, पैरेट लिख देता हूँ मैं, पी एस, पैरेट का स्पीड, या एस पी लिख लेते हैं हम, कि स्पीड ऑफ पैरेट वो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 15 मल्टीप्लाई बाई 5/18 और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.8 मल्टीप्लाई बाई 5 के आसपास, और ये लगभग हो जाएगा 0.4 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास। ये वैसे 3 × 5 हमने यहाँ पर गलती कर दी है, ये 3 × 5 हो जाएगा। 3 × 5 15 मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये 0.4 है तो लगभग ये 4 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये 15 है और ये भी 15 है और ये 4 मीटर पर सेकेंड है। अब ये पैरेट उड़ना शुरू करती है अपनी रफ्तार से, जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड का, और वह जैसे कि मैंने कहा इस कार से उड़ के उस कार पर चली जाएगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस कार को इस कार तक आने में समय कितना लगेगा, वो जिसे हम टाइम ऑफ क्रैशिंग भी बोलते हैं।
तो क्योंकि ये कार एक दूसरे की तरफ ही आ रही है तो यहाँ पर भी इफेक्टिव वेलोसिटी जो होगा वो एडिशन हो जाएगा दोनों का। तो मतलब जो v है वो हो जाएगा va प्लस va हमारा हो जाएगा 15 और va हमारा हो जाएगा 15, दोनों सेम ही है तो ये हो जाएगा 30 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारा इफेक्टिव वेलोसिटी है और जो टोटल डिस्टेंस कार के बीच में है फिलहाल वो 10 किलोमीटर का है। तो टाइम इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हाँ हमें टाइम ही चाहिए क्रैशिंग का। टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर्स का और जो यहाँ पर स्पीड है वो है 30। तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा, सॉरी 5 कह रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। 2 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3 यानी 0.33, मतलब 0.33। ठीक, तो अगर हम 0.33 देखते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, हाँ तो टोटल हमें टोटल डिस्टेंस पता ही था तो यहाँ पर जो टाइम है 0.33 सेकेंड्स आ जाएंगे। क्योंकि इनका स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ये 10 किलोमीटर पार करने में कुछ खास समय उनको नहीं लगेगा। क्योंकि टाइम यहाँ पर 0.33 सेकेंड है तो उतने वक्त में ये जो पैरेट है वो 4 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से अगर उड़ता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, हम ये देखना है। तो यहाँ पे हमें कुछ खास करना नहीं है, हम यहाँ पर सीधा कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैरेट के लिए dp इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और स्पीड था यहाँ पर 4 का और टाइम है हमारा 0.33 और 4 का 33% लगभग होता है 1.33। इसका मतलब ये 1.33 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर सकता है। वैसे ही इस तरीके से भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर हमने इसे मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है तो ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 डिवाइड बाई 30, सॉरी देखिए तो ये 10,000 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा तो ये लगभग हो जाएगा 333.33 सेकेंड्स। तो यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा तो 333.33 सेकेंड्स। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 4 तो ये लगभग हो जाएगा 3 4 ज़ा 120। तो ये चेंज होके हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1250 मीटर्स के आसपास। इसका मतलब लगभग 1.25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस वो कवर करेगा जो वो पैरेट है जो कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पर उड़ रहा है और वहाँ से वापस आ रहा है। आई होप सबको क्वेश्चन पसंद आया हो। देखिए अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस रिलेटिव मोशन का। इसके बाद मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए जिसमें हम जो स्पेसिफिकली जेईई मेंस या एडवांस या नीट ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हों मोशन इन वन डायमेंशनल या रिलेटिव मोशन से रिलेटेड वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये जो और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन हम देख सकते हैं जहाँ पर यहाँ पे क्योंकि अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन वाले थे। हम कुछ क्वेश्चन अब देखेंगे जो सेम डायरेक्शन वाले भी हों, वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेरिएशन और समझ में आ जाएगा कि ये रिलेटिव मोशन काम किस तरीके से करता है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है एक वाटर क्राफ्ट है जो कि मोशनलेस वाटर में है। मोशनलेस वाटर का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रीम है उसका स्पीड 0 है। आपने ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड 10th में शायद मैथमेटिक्स में स्पीड एंड टाइम में देखा हो, थोड़ा बहुत उससे ही रिलेटेड है कि अगर स्ट्रीम जो स्टिल वाटर है, यहाँ पे मोशनलेस वाटर का मतलब यही है कि एक स्टिल वाटर है उसमें वाटर क्राफ्ट है, उसका स्पीड है 9 मीटर्स पर सेकेंड का और जो स्पीड है उस रिवर का वो है 5 मीटर पर सेकेंड।
इसका मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कैसा हो जाएगा? अगर हम अपस्ट्रीम निकालना चाहते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं उस स्ट्रीम के। तो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। अब देखिए, जो इफेक्टिव स्पीड होगी इस बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में, वो ट्रेन से अलग होगी। जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे, इसका मतलब जब डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ वाटर अपोजिट होगी, तब हमारा वेलोसिटी माइनस होता चला जाएगा। एग्जैक्टली उल्टा, जैसे वहाँ पे अपोजिट था तो हमने ऐड किया, यहाँ पे अपोजिट होगा तो हम माइनस करेंगे। यही एक मेजर वेरिएशन होता है इस रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन में। हम देख सकते हैं क्योंकि मोशनलेस वाटर में 9 है और स्पीड ऑफ वाटर जो रिवर का है वो है 5 मीटर पर सेकेंड का, तो हम 9 - 5 करेंगे अपस्ट्रीम के लिए तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और डाउनस्ट्रीम के लिए अगर हम करते हैं तो डाउनस्ट्रीम के लिए हो जाएगा 9 + 5, तो 9 + 5 हो जाएगा 14 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं वो, एक पानी का जो बॉटल है, प्लास्टिक का बॉटल, वो उस वाटरक्राफ्ट से गिर जाता है और 5.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के बाद ओके तब उसे पता चलता है कि पानी का बॉटल गिर गया। तो अब वो ढूंढने आएगा उस बॉटल को, दूसरा खरीद लेना चाहिए इसे। टर्न अबाउट कैचेस अप विद द बॉटल, व्हाट टाइम इज टेकन बाय द वाटरक्राफ्ट टू रीच द प्लास्टिक बॉटल। इसका मतलब अब हमें पहले डिस्टेंस कितना कवर करेगा प्लास्टिक बॉटल वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल का तो कोई अपना स्पीड है नहीं, जो स्ट्रीम ऑफ वाटर होगा वही होगा उसका स्पीड। अब देखते हैं हम, यहाँ पे जो मेजर चीज़ हो जाएगी वो ये है कि जो वाटरक्राफ्ट है वो 5.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा चुका है। 5.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा, टर्न्स अबाउट एंड कैचेस। हमें यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा कि 5.2 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है वो है 5.2, लेकिन 5.2 किलोमीटर है तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय स्पीड। वाटरक्राफ्ट का स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगा 4 मीटर इफेक्टिव, तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 5,2,0,0 डिवाइड बाई 4। 4 1 ज़ा 4, 4 13 ज़ा 52 होता है, तो ये 1300 हो जाएगा। इसका मतलब जो टाइम है वो हो जाएगा 1300 सेकेंड्स। 1300 सेकेंड्स में ये वाटरक्राफ्ट ऊपर जाएगा, तो उस 1300 सेकेंड्स में अब ये प्लास्टिक का बॉटल ट्रैवल भी तो करेगा, तो क्योंकि उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड का है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉटल क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ बॉटल dv लिख लेते हैं हम, स्पीड ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम है ये 1300 और ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 1300, 13 5 ज़ा 65 मतलब 6500। इतना डिस्टेंस कवर, सॉरी 6500 नहीं 65 2 बारी 0 मतलब 6.5 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस ऑफ बॉटल होगा उस स्पेसिफिक टाइम में वो हो जाएगा 6500 मीटर। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस है अब उन दोनों के बीच में, वो टोटल डिस्टेंस होगा वाटरक्राफ्ट और बॉटल के बीच में, तो हम dt लिख लेते हैं। dt हो जाएगा 6500 जो कि dB है, प्लस वो वाटरक्राफ्ट 5.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया था, मतलब 5200 मीटर। अब इसे हम अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 11,700 मीटर्स। इतने मीटर का टोटल डिस्टेंस है हमारा। अब हम ये मान लेते, यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं कि अगर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट टाइम इज टेकन बाय द वाटरक्राफ्ट टू रीच द प्लास्टिक बॉटल। अब हम इफेक्टिव स्पीड देखेंगे दोनों के बीच में। इफेक्टिव स्पीड क्या होगा, जब ये डाउनस्ट्रीम आने की कोशिश करेगा तो वाटरक्राफ्ट का स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड का और बॉटल का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड का। तो हम 14 में से 5 को
माइनस कर देंगे क्योंकि डाउन स्ट्रीम आ रहा है वो, तो ये इफेक्टिव स्पीड उसके लिए हो जाएगा बॉटल और वाटरक्राफ्ट के बीच में कि जो हमारा इफेक्टिव स्पीड है वो हो जाएगा 14 - 5 जो कि हो जाएगा 9 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार। इस 9 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से इतना डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना समय लगेगा वो हम निकाल लेंगे। टाइम इज इक्वल्स टू dt/se के हिसाब से, जो कि होगा 11700 डिवाइड बाई 9। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमें सेकेंड्स में आंसर देगा, जो कि हो जाएगा लगभग 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27 और 0 0। इसका मतलब ये लगभग आ रहा है हमारा 1300 सेकेंड्स के आसपास। मतलब जो हमारा टाइम है वो 1300 सेकेंड्स होगा। अगर हम इस 1300 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 60 0 0, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6.6, 5 मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 21.5 के आसपास होगा। इसका मतलब लगभग 21.5 मिनट लगेंगे उस वाटर बॉटल को ढूंढने में, उस वाटरक्राफ्ट को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले। ऐसे और भी क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक वीडियोस लेकर आ जाएंगे उसके लिए। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ की हम जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थैंक यू।